अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल इजी लर्निंग। आज हमारा टॉपिक जो है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। वही तरीका कार रहेगा कि हम पहले एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, दैन हम उसको डीप समझेंगे, दैन हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपका एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द लेक्चर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि क्लियर ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अब ये लेक्चर हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में हम कंप्लीट समझेंगे। तो स्टार्ट करने लगे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस होता क्या है। ठीक है, इसके फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? द इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ इज ग्रोइंग रैपिडली बोथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वर्ल्ड वाइड। अब ये सेंटेंस जो हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी तरफ इशारा कर रहा है हमारे पास कि डायबिटीज़ जो है इसको हल्का ना लें आप कि ये हल्का सा मर्ज़ है, आम सा मर्ज़ है। बल्कि डायबिटीज़ जो है एक बहुत ही, हम बोल सकते हैं, ऐसी बीमारी है जो कि बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है पूरी दुनिया में। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे पास पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत रैपिडली ग्रो होने वाली बीमारी है डायबिटीज़। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें 250 मिलियन जो है हमारे पास पीपल इसका शिकार हैं। ठीक है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये जो यानी कि एक्सपेक्टेंसी है कि हमारे पास 2030 तक हमारे पास इस तादाद कितनी हो जाएगी? 350 मिलियन हो जाएगी। यानी कि बीमारी इस हद तक तेज़ी से फैल रही है। ठीक है, तो कोई आम बीमारी नहीं है, इसलिए इसका समझना और इसको प्रॉपर तरीके से समझना और इससे बचा कैसे जा सकता है, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है हमारे लिए। For example, it is estimated that more than 250 million people worldwide are afflicted with diabetes and the prevalence is expected to exceed 350 million by the year 2030. डिस्कस कर लिया हमने, आगे चलते हैं। In the United States, approximately to 23.6 million people are estimated to suffer from diabetes and it is a major cause of morbidity and mortality. Diabetes is not a single disease. देखिए, अब इसको समझते हैं हम। देखिए, पहले तो आप ये समझें कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी में क्या फ़र्क है। मॉर्बिडिटी यहाँ पर लिखा है, मोर्टेलिटी भी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? तो पहले हम समझेंगे मॉर्बिडिटी है क्या। देखिए, मॉर्बिडिटी को समझने से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल समझनी होगी। हम एग्जाम्पल को समझते हुए, हम एग्जाम्पल को पहले समझेंगे, दैन हम मॉर्बिडिटी का लफ्ज़ जो है इसका समझ पाएंगे। इसका मतलब हम एग्जाम्पल भी किसके लेंगे? डायबिटीज़ की लेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डायबिटीज़ का और अच्छे से क्लियर होता रहे। ठीक है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब आप लेक्चर के एंड तक पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह लजीज़ आपका कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो कि रहता हो, जो कि हमने नहीं डिस्कस किया हो इसमें। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो हम पहले डिस्कस करते हैं मॉर्बिडिटी। देखें, इसका मतलब क्या है? पहले हम समझेंगे डिसीज़ को। डिसीज़ मतलब क्या होता है? डिसीज़ मतलब होता है बीमारी। ठीक है, बीमारी। जैसे कि डायबिटीज़ क्या है? एक बीमारी है। इसमें क्या था? खून में शुगर हाई हो रही थी। ठीक है, या फिर हमारे पास यही मसला था ना, खून में शुगर हाई हो रही थी, बीमारी कहलाएगी। ठीक है, डिसीज़। लेकिन इस बीमारी की वजह से बाकी जो मुश्किलात हो रही हैं, बाकी जो तकलीफ़ हो रही हैं, तकलीफ़ मुश्किलात जो हो रही हैं, जो इंसान की सेहत पर असर डाल रही है, उसको हम कहेंगे मॉर्बिडिटी। जैसे कि हमने बात की डायबिटीज़ में क्या हो रहा था कि हमारे पास रेटिनोपैथी हो रही थी, हमारे पास कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, हमारे पास नेफ्रोपैथी हो रही थी, न्यूरोपैथी हो रही थी। ये सब कुछ हो रहा था, तो ये कॉम्प्लिकेशन थी। इस बीमारी की वजह से खून में शुगर हाई होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे मॉर्बिडिटी। बीमारी की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, मुश्किलात, उनको हम कहते हैं मॉर्बिडिटी। ठीक है, इट इज़ नॉट अ डिसीज़। डिसीज़ एंड मॉर्बिडिटी में एक फ़र्क है। ठीक है, ये सिर्फ सिंगल टर्म, बीमारी को हम कहते हैं डिसीज़, लेकिन उस बीमारी की वजह से जो कुछ हो रहा है उसको हम कहते हैं मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी। ठीक है, आगे चलते लिखा है मोर्टेलिटी। इसका मतलब क्या होता है? बीमारी से होने वाली मौत। जैसे कि एग्जाम्पल समझें, जैसे कि हमने बोला कि डेथ ड्यू टू नेफ्रोपैथी, डेथ ड्यू टू नेफ्रोपैथी कॉज बाय डायबिटीज़। यानी कि बीमारी हुई रेटिनो नेफ्रोपैथी की वजह से, यानी कि किडनी में मसला था, लेकिन वजह कौन थी? असल वजह थी डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से नेफ्रोपैथी हुई, दैन डेथ हो गई। ठीक है, तो मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है? मौत किसकी वजह से? बीमारी की वजह से, क्योंकि स्पेसिफिक बीमारी थी, कॉम्प्लिकेशंस हुई एंड देन मौत हो गई, उसको कहते हैं मोर्टेलिटी। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा हमारे पास, ये सब कुछ आसान था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायबिटीज़ सिंगल डिसीज़ नहीं है। ठीक है, डायबिटीज़ किसी एक बीमारी का नाम नहीं है। डायबिटीज़ जो है ये बीमारियों का कलेक्शन है, यानी कि बहुत सारी बीमारियों को हम कह रहे हैं डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ कोई एक आम बीमारी नहीं है, बल्कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिसीज़ है। ठीक है, ग्रुप ऑफ डिसीज़ है। ठीक है, अब हर मरीज़ में जब मैंने कहा ग्रुप ऑफ डिसीज़ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि मेरे पास ये एक शख्स है, ये एक शख्स है, ये एक शख्स है, 3 शख्स है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर बात करूँ इसमें डायबिटीज़ जो होगी वो किसी वजह से होगी, वो वजह अलग होगी इस वजह से। यानी कि दोनों शख्सों में जो डायबिटीज़ है उसका रूट, उसका कॉज अलग है। इसमें जो डायबिटीज़ है उसकी वजह अलग है। तो यानी कि तीन तीन मरीज़ हैं अलग अलग, तीनों में वजह अलग होगी। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो यानी कि डायबिटीज़ की वजूहात एक नहीं है, बहुत सारी वजूहात की बिना पर डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये क्लियर करना ज़रूरत है पॉइंट। ठीक है, एक और चीज़ हमने याद रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा, ये पर्सन है। ठीक है,
अब इसमें जो डायबिटीज़ है वो क्या पता इस वजह से हो कि इसकी जो इंसुलिन है बन ही नहीं रही खून में। बेसिकली इंसुलिन नहीं है, नहीं बन पा रही, पैनक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना रहे, जबकि इसके जो पर्सन है इसमें डायबिटीज़ इस वजह से, क्योंकि इसकी जो इंसुलिन है बन तो रही है लेकिन जो सेल है वो सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे इंसुलिन को। इंसुलिन आ रही है लेकिन इंसुलिन इस सेल का जो दरवाजा था दरवाजे को नहीं खोल पा रही, तो बेसिकली इंसुलिन बन रही है लेकिन असर नहीं कर पा रही। तो डिफरेंट कॉज हो गए ना। तो अभी हम आगे ही पढ़ेंगे, हमारे पास पता चलेगा, हमारा जहन और खुलेगा कि डायबिटीज़ जो है एक बीमारी नहीं है बल्कि ये कलेक्शन ऑफ डिसीज़ है। ठीक है, तो हमारे पास याद रखने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ जो है सिंगल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी बीमारियों का मिक्सचर है डायबिटीज़। हम डायबिटीज़ के होने की सिर्फ 3 वजूहात को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। पहली आपने याद रखनी है हमारे पास कि पहली हमारे पास है मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री, ठीक है, ये मैं की पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है, की वर्ड बता रही हूँ, इसको समझेंगे अभी डिटेल से। ठीक है, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मिमिक्री, सेकंड हमारे पास होगी जेनेटिक्स, एंड थर्ड हमारे पास है इन्वायरमेंटल ट्रिगर। ठीक है, पहले मैं चाहूँगी हम इस चीज़ को डिस्कस करना है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये सुनने में। होता है क्या, हमारे पास फॉर्चुनेटली पर्सन है, ठीक है, अब इस पर्सन की बॉडी में, इस शख्स की बॉडी में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया दाखिल हुआ, उसकी शक्ल जो थी उस वायरस की, मैं बना रही हूँ शक्ल, फॉर एग्जाम्पल ये इसी पर्सन का हमारे पास वायरस है, इसकी शक्ल स्टार जैसी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्टार जैसी है। अब इसकी जो पेनक्रियास है, मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, असल में ऐसा नहीं होता लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसा कह रही हूँ। देखिए पेनक्रियास है इसकी बॉडी में, जो पेनक्रियास है उनमें जो बीटा सेल है, ठीक है, उसकी शक्ल भी कुछ इस तरह की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बार बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमारे पास देखें वायरस की शक्ल और हमारे पास बीटा सेल की शक्ल मिल रही है ना। तो हमारे पास जब बॉडी में दाखिल हुआ कोई वायरस तो क्या एक्टिव होगा, हमारी बॉडी का दिफाई निज़ाम एक्टिव हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया। ठीक है, वो क्या करेगा, इस वायरस को इस वायरस को किल करेगा। जब वायरस को किल करेगा तो वायरस की शक्ल और बीटा सेल की शक्ल मिल रही है, ठीक है, तो धोखे से वो क्या करेगा, इसको भी किल कर देगा, इसको भी किल कर देगा, यानी कि बीटा सेल को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो एट द एंड हमारे बीटा सेल भी क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं हमारी खुद के ही इम्यून सिस्टम से। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वायरस दाखिल हुआ था उसकी शक्ल और हमारे बीटा सेल की शक्ल मिल रही थी। इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मिमिक्री मतलब क्या होता है, नकल करना, नकल। मॉलिक्यूल की जो शक्ल थी वो मिल रही थी, मिमिक्री थी, मिमिक्री यानी कि नकल थी। ठीक है, दैट्स वाई ऐसा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड वजह डायबिटीज़ की जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी में, देखिए हमारी बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है, ठीक है, इसकी बॉडी, अब इसकी बॉडी में जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल में क्या होता है, कुछ स्पेशल किस्म के, कुछ खास किस्म के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और हमारे पास हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, वो इनको अभी नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारे पास बीटा सेल बिल्कुल सही है, सही सलामत है, ज़ख्मी नहीं है। लेकिन हमारे पास कभी कभी क्या होता है, कोई बॉडी में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया इंटर हुआ और उसने आते साथ ही इसको ज़ख्मी करना शुरू कर दिया, हमारे बीटा सेल को नुकसान पहुंचाया। यानी कि जो वायरस इंटर हुआ था बॉडी में, उसने क्या किया, पैनक्रियास में जाकर बीटा सेल को क्या करना शुरू कर दिया, ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। अब हमारे पास बीटा सेल क्या हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं। अब इनमें जो खास किस्म की प्रोटीन थी वो कहाँ आ चुकी है, वो खून में आ चुकी है, पर्सन के खून में प्रोटीन आ चुकी है। वो प्रोटीन नॉर्मली कहाँ होनी चाहिए थी, बीटा सेल के अंदर, अब वो कहाँ है, खून में। ठीक है, तो होगा कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करना शुरू कर देगा, इसको देखेगा हमारे पास कि ये प्रोटीन खून में जो कि अनजान है। ठीक है, अब क्या करना शुरू करेगा, इसको ट्रेस करना शुरू करेगा कि असल ये चीज़ निकली कहाँ से। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, तो हमारे पास प्रोटीन रिलीज है, इसको पकड़ लेंगे और क्या करेंगे, उसको टी सेल को दिखाएंगे। टी सेल भी हमारे पास क्या है, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, टी सेल को दिखाएंगे और टी सेल क्या करेगा, अब ट्रेस करेगा। ठीक है, अब टी सेल क्या करेगा, पहुंच जाएगा एड्रेस तक। एड्रेस क्या था, पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल क्या है, इसका एड्रेस है, यानी कि बीटा सेल के अंदर प्रोटीन थी वो। ठीक है, अब टी सेल ने क्या कर लिया, पहुंच गया बीटा सेल के अंदर। हमारे पास अब क्या होगा, अब उसने पहचान लिया कि भाई जो हमारे पास चीज़ खून में आई थी वो सेम यही चीज़ है। तो अब क्या करना शुरू कर देगा, ये इन बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये क्या समझ रहे हैं, समझ रहे हैं हमारे पास कि ये कोई फॉरेन चीज़ है। ठीक है, बॉडी के नुकसान दे। ठीक है, तो क्या करना शुरू कर देगा, इस पर हमला करना शुरू कर देगा। इस तरीके से हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, हमारे बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। टी सेल आया था, टी सेल ने हल्का सा हमला किया, यानी कि ये बीटा सेल एक जख्मी था, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक ही जख्मी था क्योंकि एक ही को वायरस ने टारगेट किया था। ठीक है, अब इस टी सेल ने जो हमारे पास आया था, इसने इसको क्या करना शुरू कर दिया कि टारगेट करना शुरू कर दिया। अब इसको और जख्मी करना शुरू कर दिया। जब ये और जख्मी हो रहा है तो और क्या रिलीज़ कर रहा है, ये और रिलीज़ कर रहा है खून में प्रोटीन। अब प्रोटीन खून में ज़्यादा है, ठीक है, तो अब वहाँ से दोबारा पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। दोबारा वही हो रहा है कि हमारे पास हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है, वो उसको पकड़ रहा है, टारगेट तक पहुँचे, टारगेट दोबारा यही है। ठीक है, तो यहाँ तक आ रहा है, तो बेसिकली एक चेन रिएक्शन चलता रहेगा, चलता रहेगा। आखिरकार क्या होगा, आखिरकार हमारे सब बीटा सेल, तकरीबन हम बोल सकते हैं कि 90% बीटा सेल सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी इस हद तक ये चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा, पूरा ये पर्सन के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा।
डायबिटीज़ होने की तीसरी बड़ी वजह जो हमारे पास है वो जेनेटिक, ठीक है। ये बॉडी है हमारे पास, और बॉडी में कुछ जीन्स होते हैं, जीन को हम कहते हैं HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है। अब ये जीन्स क्या होती हैं, ये जीन्स बॉडी को बताती हैं, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको इन्फॉर्म करती है कि कौन चीज़ अपनी होगी बॉडी में और कौन चीज़ हमारे पास उसने समझनी है, फ़ौरन समझनी है, उस पर अटैक करना है, ठीक है। ये बॉडी को क्या करती हैं, बॉडी की इम्यून सिस्टम को पहले से ही इन्फॉर्म कर देती हैं कि क्या चीज़ बॉडी में तुम्हें समझना है, कि अपनी चीज़ को टारगेट नहीं करना, और कौन चीज़ तुमने क्या समझना है उसको फ़ौरन समझना है, ठीक है। यानी कि उसको अपने लिए खतरा समझना है, उस पर टारगेट करना है, ठीक है। अब ये जो जीन होती है ये बेसिकली हमारे पास ये जो बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियास में बीटा सेल, उसके बारे में इम्यून सिस्टम को सही से नहीं बताती, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो देती है इम्यून सिस्टम को वो सही से इन्फॉर्मेशन देती है, बल्कि क्या होती है थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, नॉट एक्यूरेट, इनकरेक्ट होती है। यानी कि बेसिकली ये बताती है कि बीटा सेल पे अगर इस तरीके से हम सोचें कि बीटा सेल को तुमने मारना भी नहीं है, बल्कि बीटा सेल को थोड़ा नज़र रखना है कि बीटा सेल बेसिकली बीटा सेल को क्या बना रही है, सस्पिशियस बना रही है, ठीक है। उसको शक की उसमें उस ला के खड़ा कर दिया इसने, ठीक है, सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इसको डिस्ट्रॉय तो नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारे पास बॉडी में ये बॉडी थी हमारे पास उसी पर्सन की, ठीक है, उस बॉडी में कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, उसने क्या करना शुरू कर दिया, उस वायरस बैक्टीरिया को किल करना शुरू किया। लेकिन अब पुराने शक की बिना पर, पुराना शक था ना, उसको शक था कि हमारे पास जो पैनक्रियास में बीटा सेल है वो सस्पिशियस है, ठीक है। तो उस शक की बिना पर उसने क्या किया, इतना हाइपर एक्टिव हो गया कि उसने इस बीटा सेल के अंदर जो हमारे पास बीटा सेल को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, इसको भी डिस्ट्रॉय किया वायरस बैक्टीरिया को, और बीटा सेल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, उसने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा जेनेटिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ होने का। तो ये वजह एक ये भी हो सकती है कि हमारे पास किसी पर्सन में क्या था कि उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी में जो इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन जो है हमारे पास वो बेसिकली उसकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे, इंसुलिन है, ठीक है, लेकिन रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे। तो रीज़न मुख्तलिफ हो सकते हैं डायबिटीज़ के, ठीक है। और किसी में क्या होता है, किसी में जेनेटिक कॉज डिस्कस किया अभी हमने, ठीक है, और किसी में क्या होता है हमारे पास प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारे पास वजह एक नहीं है डायबिटीज़ होने की, वजह यानी कि रूट कॉज एक नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि डायबिटीज़ सिंगल डिसीज़ है, बल्कि डायबिटीज़ नॉट अ सिंगल डिसीज़, ठीक है। तो ये बात कहना बिल्कुल सही है, नॉट अ सिंगल डिसीज़ यानी कि ये कलेक्शन ऑफ डिसीज़ है। नॉर्मली क्या हो रहा था हमारे पास कि हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज है, हाई है, ठीक है, तो हमारे पास हर सेल में क्या जा रही थी, ग्लूकोज जा रही थी। लेकिन डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज जा नहीं पा रही सेल के अंदर, तो बेसिकली सेल के अंदर क्या हो रही है, हमारे पास एनर्जी की कमी हो रही है। तो हमारे पास होगा क्या, देखें, अब हमारे पास सेल को नहीं, सेल की नीड पूरी नहीं हो रही है, यानी कि सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, तो बॉडी क्या समझती है, बॉडी समझती है हमारे पास कि ग्लूकोज है ही नहीं खून में, हालांकि खून में ग्लूकोज है लेकिन वो जा नहीं पा रहा सेल के अंदर बिकॉज ऑफ इंसुलिन। तो हमारे पास होगा क्या कि बॉडी क्या करेगी, बैकअप प्लान यूज़ करेगी। बैकअप प्लान क्या होता है बॉडी का, कि ये बॉडी क्या करती है, जब बहुत ज़्यादा स्टार्विंग कंडीशन होती है, भूखी कंडीशन होती है, जब खून में ग्लूकोज कम होती है, तो नॉर्मली बॉडी क्या करती है, नॉर्मली बॉडी फैट को तोड़ती है, फैट को तोड़ती है और बनाती है ग्लूकोज, ठीक है। इस तरीके से क्या करती है, बॉडी की जो नीड होती है, यानी कि हर सेल की नीड को पूरा करती है, ठीक है, हर सेल की डिमांड को पूरा करती है। लेकिन अब खून में ग्लूकोज है लेकिन हमारे पास इंसुलिन नहीं है, दैट्स वाई हमारे पास जा नहीं पा रही सेल के अंदर, ठीक है। तो लेकिन अब बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, फैट को तोड़ना शुरू कर देगी। अब जब फैट को तोड़ेगी, तो फैट को जब तोड़ रही है हमारे पास, लेकिन लीवर उसे हैंडल नहीं कर पा रहा, क्योंकि एट द एंड हमारे पास जब फैट को बेसिकली हमारे पास फैट जो स्टोर होती है बॉडी में, कहाँ स्टोर होती है, हमारे पास हमारे स्किन की जो लेयर होती है एडिपोज टिश्यू, वहाँ पर फैट स्टोर होती है बहुत लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी फैट को ही फेंका जा रहा है, बहुत सारी फैट को खून फेंक रही है हमारे पास बॉडी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, लीवर जो लीवर के पास आ रही है, एट द एंड फैट लीवर ही कन्वर्ट करेगा फैट को ग्लूकोज में, लेकिन इतनी ज़्यादा फैट इसके पास आ रही है कि इसको ये सही से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। एट द एंड क्या करेगा, लीवर सारी फैट को जो इसके पास आ रही है, ये इतना हाइपर हो गया है, सारी फैट को क्या करने लग गया, खून में फेंकने लग गया। अब खून में बहुत हाई क्वांटिटी हो चुकी है फैट की, ठीक है। तो बेसिकली ये एक हम बोल सकते हैं एक अजीब सी कंडीशन पैदा हो जाएगी खून में। यहाँ पर हमारे पास खून में क्या हो जाएगा, हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी हाई हो जाएगी। अभी जो कुछ मैंने कहा इसको डिटेल से समझते हैं असल में मैंने कहा क्या है। देखिए, हमारे पास ये बॉडी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसकी बॉडी में क्या है, इसकी बॉडी में खून में ग्लूकोज हाई है, ठीक है, खून में ग्लूकोज शुगर हाई है, ठीक है। अब इनको हमें सेल के अंदर लेके जाना है, सेल के अंदर नहीं जा पा रही बिकॉज ऑफ हमारे पास कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि इंसुलिन की कमी है, या फिर इंसुलिन तो बन रही है लेकिन इंसुलिन जो है वो सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या फील कर रही है, भूखा फील कर रही है, क्योंकि सेल को एनर्जी नहीं मिल रही, हर सेल को एनर्जी नहीं मिल रही। सेल की डिमांड क्या है कि सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा, सेल क्या करेगा, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जब सेल्स की डिमांड ही पूरी नहीं हो रही, तो सेल क्या करेगा, अपना बैकअप प्लान यूज़ करेगा। वो समझेगा कि खून में ग्लूकोज है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बैकअप प्लान क्या था कि फैट को कन्वर्ट करेगा, फैट को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। अब हमारे पास ये पर्सन है, ठीक है। अब इसकी स्किन है, स्किन की नीचे वाली लेयर में क्या होता है, हम जानते हैं एडिपोज टिश्यू, जिसको हम कहते हैं हमारे पास चर्बी की लेयर होती है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू।
ठीक है। जब खून में ग्लूकोज, ये बॉडी समझ रही है कि खून में ग्लूकोज कम है, लेकिन हालांकि खून में ग्लूकोज तो है, मसला ये है इंसुलिन का, ठीक है। लेकिन बॉडी को लग रहा है ऐसा, तो बॉडी ने क्या क्या बैकअप प्लान यूज़ किया। अब ये जो स्किन में ये हमारे पास फैट टिश्यू थी, ठीक है, एडिपोज लेयर थी हमारे पास, इसको क्या करेगी, इसको बेसिकली इसमें चर्बी स्टोर होती है, ठीक है, चर्बी स्टोर होती है, उसको कहते हैं ट्राईग्लिसराइड की शक्ल में होती है, ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास जो ट्राईग्लिसराइड बेसिकली चर्बी के पैकेट्स हैं, ठीक है। अब इस लेयर में जो चर्बी स्टोर है वो एक एक करके स्टोर नहीं बल्कि पैकेट्स की सूरत में स्टोर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 3 फैटी एसिड का एक पैकेट है, तो हम बोलते हैं ट्राईग्लिसराइड, यानी कि प्रॉपर एक बंडल की सूरत में स्टोर है, ताकि ये स्टोरेज का तरीका है स्किन में, ठीक है, कि 3 फैटी एसिड मिले, इसको हमने बोला ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। अब तो इस तरीके से स्टोर है। अब हमारे पास हुआ क्या, हमारे पास इंसुलिन की कमी थी खून में, शुगर हाई थी, ठीक है, हमारे सेल को एनर्जी नहीं जा रही थी, सेल के अंदर जा नहीं पा रही थी ग्लूकोज, तो क्या होगा, हमारे पास एक हार्मोन एक्टिवेट होगा, उस हार्मोन का नाम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होकर वो क्या करेगा, ये फैट जो थी एडिपोज टिश्यू में, ये ट्राईग्लिसराइड जो थे इसको तोड़ना शुरू करेगा। जब टूटेगा, चर्बी टूट रही होगी, जो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएंगे कन्वर्ट, फैटी एसिड बन जाएंगे, फैटी एसिड, क्योंकि बेसिकली पैकेट में थे तो पैकेट को खोल दिया, ऐसे समझे कि पैकेट था, बंद था पहले, 3 हमारे पास साथ मिले हुए थे फैटी एसिड, ठीक है, हम कह रहे थे ट्राईग्लिसराइड, अब पैकेट को खोल दिया, ठीक है, खोल दिया, क्या बन गए, फैटी एसिड। तो हमारे पास फैटी एसिड अब आज़ाद हो गए, जो इसके अंदर स्टोर थे, ठीक है, एक पैकेट में स्टोर थे, ट्राईग्लिसराइड करते, तो हमारे पास अब फैटी एसिड बन गए। अब ये फैटी एसिड भेज जाएंगे लीवर के पास, ठीक है, अब लीवर इनकी फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। याद रखनी है आपने ये बात कि गुड और बैड जो हम फैट बोलते हैं, गुड और बैड फैट, ये स्किन के अंदर तो बेसिकली एक रॉ मटेरियल है फैट का, ठीक है, चर्बी का रॉ मटेरियल है। गुड और बैड फैट बनाना वो लीवर के उसमें है, ठीक है, अंडर में है, ठीक है, लीवर का काम है बेसिकली, स्किन का कोई इसमें रोल नहीं है कि गुड और बैड फैट अगर हम बात करें, ठीक है, इस ये तो बेसिकली रॉ मटेरियल जो फैटी एसिड है उसको भेज रहा है लीवर के पास। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब लीवर के पास आ चुकी है, ठीक है, लीवर के पास फ्री फैटी एसिड आ चुके हैं। अब लीवर इनको किस तरीके से प्रोसेस करेगा, देखें, लीवर 2 तरीके से इनको यूज़ कर सकता है, 2 मेथड से, ठीक है। एक तो खुद अपने लिए, फॉर इट्स सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हमारे पास लीवर के पास फ्री फैटी एसिड आ गया, ठीक है, लीवर के पास आकर लीवर क्या करेगा, इनको अपने माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं हमारे पास हर सेल के अंदर होता है, तो बेसिकली अपने माइटोकॉन्ड्रिया में इनको डालेगा फ्री फैटी एसिड को, और बेसिकली कन्वर्ट कर लेगा एटीपी में। किस में कन्वर्ट कर लेगा, एटीपी में। अब ये एटीपी जो है हम जानते हैं ये एक बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली एटीपी बन गया, एटीपी क्या करेगा, लीवर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लीवर ने किसके लिए बनाया, अपने लिए बनाया। लेकिन दूसरा तरीका होता है हमारे पास कि जब लीवर को फील होता है क्योंकि खून में शुगर हाई है, सेल को नहीं पहुंच रही, तो बेसिकली इनको क्या फील हो रहा है कि हमारे पास कि सेल हमारे पास हमारी बॉडी भूखी है, हालांकि शुगर तो है लेकिन जा नहीं पा रही वो सेल में, ठीक है, हर सेल में। तो दूसरा तरीका क्या होगा हमारे पास, जब इसको फील हो रहा है कि जिस्म के दूसरे हिस्से क्या है उनको एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगा, फ्री फैटी एसिड के पास आ गई, क्या करेगा, उसको इसको कन्वर्ट करेगा कीटोन में। क्या कन्वर्ट करेगा, कीटोन में, कीटोन में कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। कीटोन हमारे पास क्या होगा, बेसिकली अब कीटोन को हम कहेंगे कि शॉर्टकट फ्यूल की तरह काम करेगा, ठीक है, एक फ्यूल है, हम जैसे ग्लूकोज फ्यूल था, हर सेल के अंदर जा रहा था, एनर्जी प्रोवाइड करता था, तो बेसिकली कीटोन, अब ये कीटोन में बदल दिया फ्री फैटी एसिड को, कीटोन भी क्या करेगा, एक फ्यूल की तरह काम करेगा, ग्लूकोज की तरह ही काम करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब ये कीटोन जाएगा खून के रास्ते, यानी कि थ्रू ब्लड जाएगा हमारे पास, जहाँ एनर्जी चाहिए, जैसे कि मसल को चाहिए या फिर दिमाग को चाहिए, वहाँ जाएगा, वहाँ पर जाकर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो लीवर 2 तरीके से काम करेगा। अब जैसे कि हमने पहले कहा था कि लीवर जो होगा वो हैंडल नहीं कर पाएगा, बहुत सारी फैटी एसिड आ रही है इसके पास, हैंडल नहीं कर पाएगा, तो होगा क्या हमारे पास, देखिए लीवर हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका रीज़न ये है कि बॉडी को क्या फील हो रहा है, बॉडी को लग रहा है कि कंडीशन है इमरजेंसी कंडीशन, जहाँ पर खून में ग्लूकोज कम है। लेकिन हम जानते हैं कि खून में ग्लूकोज कम नहीं है, खून में ग्लूकोज ज़्यादा है, खून में इंसुलिन कम है, या फिर इंसुलिन तो है लेकिन सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे इंसुलिन को, दैट से वो गेट नहीं खुल पा रहा, इसलिए सेल्स में जा नहीं पा रही ग्लूकोज, ठीक है। इस बात को बार बार कह रही हूँ हमारे पास कि खून में ग्लूकोज है लेकिन बॉडी ऐसा फील कर रही है, बॉडी को भूख की कंडीशन है, इमरजेंसी वाली कंडीशन, दैट्स वाई क्या करिए बॉडी, जो सारी स्टोरेज उसने करके रखी थी एडिपोज टिश्यू की, जो बैकअप फ्यूल था, जो बैकअप फ्यूल होता है कि जब एनर्जी कम होती है तो इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, लेकिन अब वो सारी स्टोरेज को खोल रहा है, ठीक है, सारी स्टोरेज को कहाँ भेज रहा है, लीवर के पास भेज रहा है एट दैट, और लीवर पर जो एकदम से बहुत सारा लोड पड़ रहा है, दैट्स वाई लीवर इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेरे जहन में अभी आया
और आपके सामने भी आ सकता है हमारे पास कि जो लीवर है, ठीक है, लीवर बेसिकली कीटोन बना रहा है और बना रहा है हमारे पास VLDL और LDL, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास लीवर कीटोन बना रहा है, तो क्या पता ये आप समझेंगे हमारे पास जो कीटोन है, कीटोन इंसुलिन की जगह काम करेगा, बॉडी में जाएगा कीटोन, और क्या करेगा, हर सेल के अंदर जो गेट होता है, जैसे इंसुलिन क्या करता है, उस गेट को खोलता है, हमारे पास जो खून में ग्लूकोज होती है वो चली जाती है सेल के अंदर। तो इस तरीके से कीटोन भी ये काम करेगा नहीं, कीटोन इंसुलिन का अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। कीटोन ऐसा काम नहीं कर रहा कि कीटोन शुगर को, जो खून में शुगर से उसको लेके जा रहा है हर सेल के अंदर, ऐसा काम नहीं करा, ठीक है। कीटोन हमारी बॉडी के हर सेल ने क्या कहा कि वो भूखे, उनको एनर्जी चाहिए, उनको काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। तो लीवर ने क्या किया, फ्री फैटी एसिड को कन्वर्ट किया कीटोन में। अब कीटोन क्या काम करेगा, कीटोन शुगर के जैसा ही बन के काम करेगा, यानी कि जो काम ग्लूकोज कर रहा था अंदर जाके सेल के अंदर, वही कीटोन करेगा। लेकिन कीटोन शुगर को लेके नहीं जाएगा, ठीक है। कीटोन खुद जा रहा है हर सेल के अंदर और काम कर रहा है, ठीक है। शुगर जो हाई थी वो हाई ही है अंदर, ठीक है, खून के अंदर हाई ही है, तो याद रखनी है आपने बात, ठीक है। सेकंड चीज़ अब हम चलते हैं कि VLDL और LDL क्या है जो हमारे पास लीवर बना रहा है। देखिए अब भूख जैसी कंडीशन है बॉडी में, ठीक है, तो लीवर का काम क्या है कि हर सेल को पहुंचाना एनर्जी। लीवर को सेल को अंदर के काम करने के लिए भी चाहिए ग्लूकोज वगैरह, और सेल की जो बाहर की मरम्मत होती है मेम्ब्रेन वगैरह, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, सेल को चाहिए फैट और कोलेस्ट्रॉल वगैरह चाहिए, ठीक है। और हमारे पास लीवर के अंदर बहुत सारी आ चुकी है फ्री फैटी एसिड, जो कि एडिपोज टिश्यू से आ रही थी, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, फिर लीवर ने कन्वर्ट किया उसको फ्री फैटी एसिड, सॉरी इसके पास आया था लीवर के पास फ्री फैटी एसिड, ठीक है। तो लीवर क्या करेगा, अब उसको क्या भेजेगा, उसको भेजेगा हर सेल के पास, ताकि वो जो सेल है अपनी मेम्ब्रेन वगैरह की ज़रूरत के लिए फ़ैट ले ले, ठीक है, फैट कोलेस्ट्रॉल वगैरह ले ले। तो क्या करेगा हमारे पास लीवर बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास डायरेक्ट फ्री फैटी एसिड को नहीं फेंक सकता खून में, कि इस तरीके से फेंकेगा तो खून में ये बेसिकली प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसको दोबारा क्या बनाएगा, पैकेट बनाएगा, वही पैकेट कि तीन फ्री फैटी एसिड को मिलाएगा, पैकेट बन जाएगा, उसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड, क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो वही 3 फ्री फैटी एसिड को मिला रहा है, पैकेट बना रहा है, और उसने एक बड़ी सी शिप जिसको हम बोलते हैं VLDL, समझने के लिए इस तरीके से याद रखें कि VLDL बेसिकली एक बहुत बड़ी कार्गो शिप है। अब उसके अंदर क्या लोड कर दिया, उसने लोड कर दिया इस फ्री फैटी एसिड के पैकेट्स को, यानी कि ट्राइग्लिसराइड को लोड कर दिया। तो VLDL के ऊपर क्या लोड कर दिया, बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड लोड कर दिए और उसको खून में फ्लो करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब के खून में जाओ और जो जिसको ज़रूरत है हर सेल को पहुँचाओ, जो फैट है कोलेस्ट्रॉल वगैरह पहुँचाओ हल्का हल्का, ठीक है, जिसको जितनी नीड है। अब ये VLDL, ये जो बड़ी कार्गो शिप थी, इसके अंदर क्या था, ट्राइग्लिसराइड लदे हुए थे, ठीक है। अब वो कहाँ जा रहा है, खून में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मसल सेल वगैरह जहाँ जहाँ एनर्जी चाहिए वहाँ फैट को क्या कर रहा है, फेंक रहा है, यानी कि जो पैकेट थे फैट के, चर्बी के पैकेट उनको दे रहे हैं, उनको सेल्स को, ठीक है। अब हमारे पास अब ये स्लोली क्या हो रहा है, जब ये कार्गो शिप VLDL, जिसको बहुत बड़ी कार्गो शिप है, इसके अंदर फैट्स वगैरह लदे हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड लदे हुए हैं, ठीक है, ये दे रहा है जब सेल्स को, तो ये साइज़ क्या हो रहा होगा, छोटा हो रहा होगा ना। तो ये VLDL नहीं कहलाएगी, बल्कि ये क्या कहलाएगी, LDL, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। अभी लो डेंसिटी क्योंकि इसका वजन हल्का हो गया ना, अब इसका साइज़ छोटा हो गया क्योंकि जो सामान इसके ऊपर लोड से इसने दे दिया, ठीक है। अभी जो साइज़ छोटा हो गया ना, ये मसला क्रिएट करता है, ठीक है। अब बड़ा साइज़ जो होता है तो खून में फ्लो करता रहता है, ठीक है, नालियों में फ्लो कर रहा है, लेकिन ये छोटा साइज़ जो होता है ये नालियों के अंदर जो एंडोथीलियम हमारे पास लेयर होती है, यानी कि नालियों की लेयर होती है, उसमें धंस जाता है, छोटा सा, इतना छोटा साइज़ हो जाता है कि नालियों में धंस जाता है, ठीक है, ये धंस जाएगा। अब हमारे पास नॉर्मल केस में LDL इतना नुकसान नहीं क्रिएट करता, लेकिन अगर हमारे पास खून में ग्लूकोज हाई है, तो हम जानते हैं कि खून में जब ग्लूकोज हाई है तो ग्लूकोज जो होती है वो बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो ये था हमारे पास, इसका क्या बना लेगी, बॉन्ड बना लेगी। हमने इसको फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर कन्फ्यूजन हो तो हम उस फर्स्ट लेक्चर को जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो शुगर हाई थी वो शुगर क्या करेगी, इसके साथ बॉन्ड क्रिएट कर लेगी, ठीक है। अब ये मसला क्रिएट करेगा, अब हमारे पास एक बॉन्ड बन गया, एक रिवर्सिबल बॉन्ड बन गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये तो धसी हुई थी इसके अंदर, ठीक है, तो दोनों ये बेसिकली मसला क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ये बेसिकली अब यहाँ पर चिपकना शुरू हो गया तो ब्लॉकेज क्रिएट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। होता है कि यहाँ पास जो VLDL होता है, जो बहुत बड़ी हमारे पास कार्गो शिप थी, इसके अंदर बहुत सारी ट्राइग्लिसराइड थी, तकरीबन 50 से 60% उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होती हैं, और बाकी जितना हिस्सा बचा उसमें, बाकी कितना, ये बाकी 40% या 50% हिस्सा बचा उसमें वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, VLDL में। अगर हम बात करें LDL की, जो दे के बहुत छोटा साइज़ हो गया, तो तकरीबन LDL की बात करें तो तकरीबन LDL में कितना होता है, LDL में तकरीबन 5 से 10% ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है, और बाकी जितना हिस्सा है सारा कोलेस्ट्रॉल का होता है, यानी कि सारा कोलेस्ट्रॉल है, बस बहुत ही लेस हिस्सा किसका है, ट्राइग्लिसराइड का है, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास एलडीएल जो है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारी ट्राइग्लिसराइड क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सेल में दे दी गई, ठीक है। अब हमारे पास जहन में सवाल आ सकता है कि हमारे पास लीवर ने जब एक शिप जो कार्गो शिप जिसको हम बोलते हैं VLDL, ठीक है, उसने उसमें बहुत सारी ट्राइग्लिसराइड ला दी 60% तकरीबन, ठीक है, बाकी कोलेस्ट्रॉल क्यों लाता जब कोलेस्ट्रॉल को उतारा ही नहीं गया। तो इसका आंसर ये हमारे पास होता है क्या, ये कार्गो शिप चली गई, दोबारा समझता है, ठीक है, ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलें, ठीक है। VLDL हमारे पास खून में जा रहा है, लीवर ने भेज दिया, इसके अंदर कितना है 60% हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है और बाकी जितना हिस्सा है वो सारा कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ठीक है, होता क्या है हमारे पास, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, क्या है हमारे पास के जो खून की नालियाँ हैं उसमें क्या होता है, हमारे पास एक वर्कर होता है, इसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज जो होता है ये बेसिकली ट्राइग्लिसराइड को पहचानता है, ठीक है। जैसे इसको VLDL यानी कि बड़ी सी कार्गो शिप दिखी, इसमें जो ट्राइग्लिसराइड था इसने उसको उतार लिया और सेल की जो नीड थी उसके मुताबिक सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चाहे वो मसल सेल चाहे वो स्किन सेल जो भी था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, इस लिपोप्रोटीन लाइपेज ने, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ था इसमें, कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का काम ये होता है कि सेल की अगर किसी सेल को नीड है रिपेयरिंग की, वो कोई डैमेज वगैरह हो गया है तो उसकी नीड है तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल यूज़ होगा, ठीक है। अगर हार्मोन वगैरह बनाना था तो हार्मोन के लिए क्या यूज़ होगा, कोलेस्ट्रॉल यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हुआ क्या, बहुत सारी हमारे पास फैट वो कार्गो शिप आ रही हैं खून में, ठीक है, क्योंकि लीवर बहुत सारी कार्गो शिप बना रहा है एमरजेंसी कंडीशन समझ के, ठीक है। तो VLDL बहुत सारी आ रही हैं, तो जो बॉडी के सेल्स से उनकी डिमांड नहीं रह रही इतनी डैमेज वगैरह की रिपेयरिंग की, उनकी डिमांड पूरी हो रही है, तो बहुत सारा उनके पास जो LDL हमारे पास है, ठीक है। LDL नॉर्मली क्या होता है कि LDL नॉर्मली जिसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल था वो सेल वगैरह की डैमेज के लिए काम होता है, अगर सेल में डैमेज था तो वहाँ जाके डैमेज को पूरा करेगा, वरना चले जाता है नॉर्मली लीवर के पास, जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा, ठीक है। आया तो VLDL था, लेकिन VLDL ने जब खाली कर दिया अपने अंदर का सामान तो वो LDL बन गया ना, हमने जानते हैं LDL साइज छोटा, ठीक है, तो लीवर के पास चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मसला यही है कि हमारे पास खून में शुगर हाई है, वो जाने नहीं दे रहा इसको लीवर के पास, क्योंकि वो रास्ते में ही चिपक जाएगा, शुगर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी इसके साथ, ठीक है, चिपक जाएगी और हमारे पास एक इरिवर्सिबल एक बैड सा बॉन्ड बन गया, एक गंदा सा बॉन्ड बन गया जो कि ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, ठीक है। हमारे पास ये LDL में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होती है, हमने बात याद रखनी है, ठीक है। अब ये ऐसा ही पॉसिबल नहीं है कि जो LDL में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था हमारे पास वो ऐसा करे कि खुद ही चला जाए सेल में, नहीं, ये नॉर्मली नहीं जा सकता, ठीक है, जब तक कि एक स्पेशल रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं कि स्पेशल डोर होता है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं LDL रिसेप्टर, ठीक है। वो रिसेप्टर जो कि LDL को पहचान है, जब नीड होगी सेल को तभी खुलेगा, जब सेल को नीड थी डैमेजिंग की, डैमेज था रिपेयर करना था उसको, या फिर सेल को नीड थी हार्मोन वगैरह बनाने की, तभी खुलेगा। अभी कोई नीड नहीं है क्योंकि बहुत सारी उसके पास आ रही है, डिमांड पूरी हो रही है, डिमांड से बढ़कर है LDL खून में, तो ये मसला बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा है। जब हम कहते हैं ना कि डायबिटीज़ में बेसिकली क्या हो गया, हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई, तो बैड कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से नहीं बढ़ी कि बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा वो हो रही है, नहीं, आप ये समझे ना कि हमारे लीवर से कितनी सारी कार्गोशिप आ रही थी VLDL की, बहुत सारी कार्गोशिप आ रही थी, जब बहुत सारी कार्गोशिप आ रही तो बहुत सारी क्या बन रही थी, LDL, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब जब बहुत सारी LDL बन रही है तो वो LDL जा नहीं पा रही लीवर के पास, नहीं जा पा रही ना, तो वो फंस रही है, कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, तो बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से समझें, तो बेसिकली ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट सेंटेंस नोट, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पर द इनएडिकेट रिलीज ऑफ इंसुलिन इज कॉमनली एग्रीवेटेड बाय एन एक्सेस ऑफ ग्लूकागोन। ये पॉइंट हमने पढ़ा अभी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि डायबिटीज़ का आधा सच छुपा हुआ है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि डायबिटीज़ इस वजह से हो रहा है कि इंसुलिन की कमी हो रही है, ठीक है, इंसुलिन की कमी हो रही है, या फिर इंसुलिन बन तो रही है लेकिन सेल पहचान नहीं पा रहे, ठीक है, हम यही जानते हैं, लेकिन ये आधा सच है, ठीक है। बाकी आधा सच क्या है कि ग्लूकागोन जो होता है ये बहुत ही खतरनाक मसला क्रिएट करता है डायबिटीज़ में। होता है क्या है हमारे पास, ठीक है, नॉर्मली हम समझते हैं हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियास है, ठीक है, हमारे पास हमने खाना खाया, ठीक है, शुगर खून में बढ़ रही है, ऐसे हम खाना खा रहे हैं तो हमारे पास कौन से सेल एक्टिवेट होंगे, बीटा सेल एक्टिवेट होंगे, जो कि क्या करेंगे, इंसुलिन को रिलीज करेंगे खून में, और इंसुलिन लेके जाएगा हर सेल के पास, गेट खोलेगा और हमारे पास शुगर चली जाएगी सेल्स के अंदर, इस तरीके से क्या हो जाएगा, खून में शुगर कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने खाना नहीं खाया, थोड़ी देर गुजर गई, हल्की हल्की भूख फील हो रही है, ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे पास खून में एक शुगर की एक फिक्स क्वांटिटी रहनी चाहिए, खून में शुगर की एक फिक्स क्वांटिटी रहती है, ठीक है, और हल्की बाकी जो क्वांटिटी होती है वो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। लेकिन अब हमारे पास क्या हो रहा है, भूख वाली कंडीशन हो रही है, हल्की हल्की भूख फील हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो सेल्स ये वाली खून वाली शुगर को हल्का हल्का यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो खून में जो शुगर थी वो लेस थोड़ा उस पर जा रही है, ठीक है, तो सेल्स की डिमांड सही से पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि खून में मैंने कहा एक फिक्स अमाउंट रहनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन को हर वक्त चाहिए होती है शुगर, ठीक है, फ्यूल चाहिए होता है, फ्यूल काम करता है, ब्रेन स्टोरेज नहीं कर सकता ग्लूकोज की, ठीक है।
तो हमारे पास ये हल्की हल्की अमाउंट इसमें रहनी चाहिए खून में। तो हमारे पास होगा कि आपको हल्की हल्की भूख फील हो रही है, तो हमारे पास जो अल्फा सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करेंगे, ग्लूकागोन रिलीज करते हैं। ग्लूकागोन का काम क्या होता है, ग्लूकागोन जाता है, ऑर्डर देता है, किसको ऑर्डर देता है, लीवर के पास देता है। लीवर को कहता है कि भूख वाली कंडीशन है, सेल्स की डिमांड पूरी नहीं हो रही, तुम क्या करो, तुम ग्लूकोज बनाओ, ठीक है। लीवर के पास पहले से स्टोरेज होती है, लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। लीवर फैट को तोड़ के ग्लूकोज बनाना शुरू कर देगा, हल्की सी कंडीशन है, ठीक है, या प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना शुरू कर देगा। अब जैसे हमने डायबिटीज से बात की, बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो चुकी थी कि लीवर क्या करेगा, लीवर बेसिकली ये जो ग्लूकागोन आया, ग्लूकागोन लीवर के पास फैट को तुड़वाएगा, प्रोटीन को तुड़वाएगा, और आखिरकार हमारे पास जो स्किन के नीचे टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यू, जहाँ पर चर्बी की पूरी लेयर थी, उसको भी क्या कन्वर्ट करवाना शुरू कर देगा, जैसे ने पूरी कहानी पढ़ी अभी, वो उसको भी क्या कन्वर्ट करना शुरू कर देगा ग्लूकोज में, यानी कि एज अ बैकअप फ्यूल, यानी कि जो कीटोन बन रहा था VLDL वगैरह, ठीक है, एज अ बैकअप फ्यूल यूज़ करना, इस बैकअप फ्यूल को यूज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि आपने हल्की सी भूख लगी थी, बस हल्का सा ये निकालेगा, ऑर्डर देगा, हल्का सा, ये खत्म हो जाएगा। फिर आपने खाना खाया, इसका काम बंद, ग्लूकागोन, क्योंकि इंसुलिन कहेगा अब तुम खामोश हो जाओ, अब जब खाना ग्लूकोज शुगर ज़्यादा है खून में, तो मेरा काम है कि मैं जाके सेल तक पहुँचाऊँ, अब तुम्हारा काम नहीं है, ग्लूकागोन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है, इंसुलिन बन तो रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, इंसुलिन को सेल पहचान नहीं पा रहे, तो इंसुलिन बेचारा अब खामोश हो गया, ठीक है। अब ग्लूकागोन क्या हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया, इसी को हम बोलते हैं हाइपर ग्लूकागोनीमिया। हाइपर ग्लूकागोनीमिया बहुत ही खतरनाक कंडीशन की, ग्लूकागोन हाइपर एक्टिव हो गया, अब हर जगह से स्टोरेज को खाली करवाया जा रहा है, हर जगह से क्या करवाया, वो तो ये समझ रहा है कि बॉडी की डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो इस वजह से क्या किया जा रहा है, हर जो बैकअप फ्यूल था उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा हुआ था ना एग्रीवेटेड मतलब क्या, देखिए यही बात कि हमारे पास पहले ही मुसीबत में थी बॉडी, ठीक है, ऊपर से आग किसने लगा दी, ऊपर से और आग लगा दी ग्लूकागोन ने, ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा पॉइंट। आगे चलते हैं। द अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ADA रिकॉग्नाइज 4 क्लिनिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, formerly insulin dependent diabetes mellitus, type 2 diabetes, formerly non insulin dependent diabetes mellitus, gestational diabetes, and diabetes due to other causes, for example genetic defects or medication। अब ये इदारा हमारे पास जो है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, एक इदारा है जो कि अमेरिका में है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि डायबिटीज़ के बारे में रिसर्च करना, डायबिटीज़ के बारे में देखना है कि डायबिटीज़ बीमारी को कैसे रोक सकते हैं, इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन की कितनी टाइप्स वगैरह हैं, ये सब कुछ डायबिटीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। बहुत ही अथेंटिक इदारा है, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। इसने हमें क्या दिया, इसने बेसिकली हमें बताया कि हमारे पास डायबिटीज़ की 4 टाइप्स है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंशन की गई हैं, ठीक है। तो यानी कि 4 तरीके से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं हम डायबिटीज़ को। हम इस तरीके से कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम डायबिटीज़ को 4 उसमें बांट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला डायबिटीज़ टाइप 1 है। टाइप 1 जो होती है, इसको आप इस तरीके से याद रखें कि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं वो बना ही नहीं रही होते, यानी कि इंसुलिन नहीं बन रही, इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि आपको इंसुलिन देनी पड़ेगी, इंसुलिन पे डिपेंड करेंगे आप। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं बन रही, ठीक है। टाइप 2 जो है डायबिटीज़, ये बहुत ही आम डायबिटीज़ की किस्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। इंसुलिन पैनक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन बना रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उसको पहचान नहीं पा रहे, ठीक है। जब वो पहचान नहीं पा रहे तो उस एक गेट को, जो मखसूस गेट होता है, जब इंसुलिन को देखता है तो सेल गेट खोलता है, लेकिन अब ये गेट नहीं खुल पा रहा, तो ग्लूकोज जो खून में थी वो नहीं जा पा रही सेल के अंदर। तो बेसिकली रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए, पहचान नहीं पा रहे, ठीक है, सेल्स। तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन डायबिटीज़ में इंसुलिन बन रही है लेकिन बॉडी के सेल्स नहीं पहचान पा रहे, इसलिए लिखा हुआ है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। आप इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी में इंसुलिन पहले से ही है, ठीक है, सेल ही नहीं पहचान पा रहे। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डायबिटीज़ ये रिलेट करती है, यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें होता है क्या है, मेरे पास मदर है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मदर है, अब इसके वॉम में क्या है, बेबी है। हम जानते हैं प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है ऑर्गेनिक, जो बेबी ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ करता है, बहुत सारे हार्मोन, वो हार्मोन जो होते हैं बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा जो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है, लेकिन ये हार्मोन एक मसला क्रिएट करते हैं। क्या मसला क्रिएट करते हैं कि जो मदर की बॉडी है उसकी जो सेल्स हैं, उसके सेल्स में वो जगह जहाँ पर इंसुलिन ने आके चिपकना है, और इंसुलिन जब चिपकता है तो हमारे पास खून में जो ग्लूकोज थी वो इंटर करती है सेल्स में, तो उस जगह जहाँ पर इंसुलिन ने आके बेसिकली अटैच होना है, उस जगह पर आके हार्मोन ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये कर देते हैं, और इस तरीके से खून में थोड़ी शुगर हाई हो जाती है। ये क्यों कर रहे हैं, खून में शुगर क्यों रोक के रख रहे हैं, ताकि बच्चे की डिमांड पूरी हो, ठीक है। लेकिन इसमें मसला क्या हो रहा है कि मदर की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, मदर के सेल्स की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास बैकअप प्लान यूज़ होता है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि जब मदर प्रेग्नेंट है तो उसके जो बीटा सेल थे वो बढ़ जाएंगे, बीटा सेल की क्वांटिटी तादाद बढ़ जाएगी, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल 50 थी, अब 70 80 हो जाएगी, यानी कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी की जीन्स में ऐसा नहीं है तो नहीं बढ़ पाएगा, या फिर किसी का पुराना जख्म वगैरह था पीटर सेल में, ठीक है, पेनक्रियास में, तो वो नहीं मल्टीप्लाई कर पाएगा खुद को, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली अब फॉर एग्जाम्पल हेल्दी मदर है, ठीक है, ये हेल्दी मदर है, नॉर्मली क्या होगा हमारे पास इसके जो बीटा सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो इंसुलिन को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, इंसुलिन थोड़ी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करेंगे। अब क्या हो जाएगा, बहुत सारी इंसुलिन जाएगी खून में, बहुत सारी इंसुलिन आ गई ना, तो बहुत सारी इंसुलिन क्या करेगी, उन हार्मोन को धक्का देगी, धक्का देके हटा देगी, खुद यहाँ पर आ जाएगी, गेट खोल देगी, शुगर चली जाएगी सेल्स में, ठीक है। तो इस तरीके से मदर के सेल्स की डिमांड भी पूरी हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली यही होता है, ठीक है, नॉर्मली अगर मदर स्ट्रॉन्ग है, इंसुलिन थोड़ी ज़्यादा रिलीज़ होगी, सही मसला हल हो जाएगा, बैकअप हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर किसी की जीन से मसला है कि इंसुलिन एक हद तक बन सकती है, ज़्यादा बन ही नहीं सकती, तो मसला क्रिएट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक मदर है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट होने से पहले भी ऐसे फूड इस्तेमाल करती है जो कि ज़्यादा बेसिकली क्रैब वाले थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह थे, जिनकी शुगर ज़्यादा क्रिएट करते थे, तो उसकी जो मदर की बॉडी थी पहले से ही वो आदत थी कि ज़्यादा इंसुलिन बनाए, तो अब और ज़्यादा इंसुलिन बनाने का हुक्म दिया जा रहा है इसको। तो बेसिकली पैनक्रियास के जो बीटा सेल है वो थक गए, अब वो एक लिमिट से ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना पाएंगे। पहले भी इतनी बना रहे थे, अब ज़्यादा बनाने का हुक्म दिया जाए तो वो थक जाएंगे, ओवरलोड हो जाएंगे, ठीक है, तो वो इतनी नहीं बना पाएंगे। तो ये भी एक चीज़ हमारे पास डिपेंड करती है, ठीक है। और एक और चीज़ ये भी होती है कि जेनेटिक, किसी की जीन्स में ही नहीं था, ठीक है, कि इतना वो बनाए इंसुलिन, तो ये डिपेंड करता है। जो गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये डायबिटीज़ जो होती है गैस्ट्रेशन डायबिटीज़, ये अक्सर प्रेगनेंसी ख़त्म हो, यानी कि बच्चा डिलीवर हो गया तो ये डायबिटीज़ भी सही हो जाएगी, क्योंकि मसला कौन क्रिएट करता है, मसला क्रिएट करता है प्लेसेंटा। शुरुआत तो यहीं से हो रही थी, क्योंकि प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज़ कर रहा था, ठीक है ना, तो वो हार्मोन ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे, आप उस जगह आ रहे थे, तो उस कॉम्पिटिशन में ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ हो रहा था, ठीक है। तो हमारे पास प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई, ठीक है, तो हमारे पास ये मसला खुद ब खुद सही हो जाएगा, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट देखिए, अक्सर लोगों को, अक्सर औरतों को क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद सही हो गई, ठीक है, सही हो गई हमारे पास डायबिटीज़, लेकिन दोबारा हो सकती है अगर उसका लाइफस्टाइल ख़राब होगा। फॉर एग्जांपल उसने प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, डिलीवर हो गया सब कुछ, उसने क्या कर दिया, उसने ज़्यादा शुगर इंटेक करना शुरू कर दी, ठीक है, तो ज़्यादा शुगर इंटेक करना शुरू कर दी, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या चाहिए होगा, उसको हैंडल करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की नीड होगी, क्योंकि वो एट द एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, शुगर ज़्यादा खा रही है, अदन वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, और ग्लूकोज को कहाँ भेजना होता है, सेल्स के अंदर भेजना होता है। तो उसके लिए क्या, उसको उसकी बॉडी को दोबारा इंसुलिन बनानी पड़ेगी, उसके पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स है उसको ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करनी पड़ेगी। दैट्स वो जो शुगर हाई थी खून में, क्योंकि ज़्यादा शुगर इंटेक करी, तो खून में शुगर क्या है, हाई है, तो उन शुगर को सेल के अंदर भेजना पड़ेगा, ठीक है। जब प्रेगनेंसी थी, तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की प्रेगनेंसी में उसके जो बीटा सेल थे वो उन्होंने इतनी इंसुलिन रिलीज़ नहीं की थी, उस वक्त तो बर्दाश्त हो गया था, हल्की हल्की इंसुलिन में काम हो गया था, ठीक है। वो एक टेस्ट था, उसमें ऑलरेडी हमारे पास पेनक्रियास जो थे उसकी बीटा सेल फेल हो चुके थे, ठीक है। तो अब दोबारा आप उस पर ये लोड डाला जा रहा है, तो दोबारा वो यही हरकत करेगी कि वो हल्की हल्की इंसुलिन जो बना रहे थे वही हल्की हल्की बनाते रहेंगे, ठीक है। वो इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो और कम इंसुलिन बनाना शुरू कर दें, कि इतना लोड बर्दाश्त ना कर पाएँ और कम इंसुलिन को बनाना शुरू कर दें, ठीक है। तो बेसिकली उसको क्या हो जाएगी, उस औरत को टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद अगर उसने लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं किया, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांस था। टाइप 2 डायबिटीज़ हम क्यों कह रहे हैं, हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो बॉडी के जो पेनक्रियास के बीटा सेल्स हैं वो बना रहे हैं इंसुलिन, लेकिन इतनी नहीं बना रहे कि सेल्स की डिमांड पूरी हो, ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 को हम, टाइप 2 की दो डेफिनेशन होती है कि एक तो पेनक्रियास के बीटा सेल इंसुलिन बना रहे हैं लेकिन इतनी नहीं बना रहे कि सेल्स की डिमांड पूरी हो, और सेकेंड ये कि इंसुलिन बन रही है, सही क्वांटिटी में बन रही है, लेकिन सेल्स नहीं पहचान पा रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा है मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो कि डायबिटीज़ कॉज कर सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो करती कैसे हैं, वो देखें, अब हर मेडिसिन जो डायबिटीज़ कॉज करती है उसका तरीका अलग होता है, लेकिन करती कॉज क्या है, डायबिटीज़ कॉज करती है, ठीक है। कुछ मेडिसिन क्या करेंगी, वो खून में शुगर को हाई कर देंगे। कुछ मेडिसिन क्या करती है हमारे पास कि वो जो सेल होता है, सेल को मजबूर कर देंगी कि वो सेल क्या करें, इंसुलिन को इग्नोर करें। इंसुलिन बॉडी में घूम रहा है, इंसुलिन का काम क्या है कि जो सेल पर रिसेप्टर लगे होते हैं उसको उसको बेसिकली यहाँ पर रिसेप्टर पर अटैच्ड हो और गेट को खोले और शुगर अंदर चली जाए, ठीक है। तो वो कुछ मेडिकेशन क्या करती हैं, इस इंसुलिन को, सेल को ऐसा कर देंगे कि सेल इग्नोर करेगा, बॉडी के सेल्स क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे इंसुलिन को, ठीक है। तो मेडिकेशन का डायबिटीज़ को कॉज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कर क्या रही है, डायबिटीज़ को कॉज करिए। तो हम ऐसी मेडिकेशन को कहते हैं ड्रग इंड्यूस डायबिटीज़, यानी कि वो दवाइयाँ जो कि क्या करें, डायबिटीज़ को कॉज करें।
बहुत सारी मेडिकेशन है जो कि क्या करती हैं, डायबिटीज़ को कॉज करती हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करने लगे हैं वो है स्टीरॉयड, ठीक है। स्टीरॉयड को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं, स्टीरॉयड को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, व्हाट इज स्टीरॉयड? स्टीरॉयड क्या होता है, बॉडी में नेचुरली जो हार्मोन होते हैं उनकी तरह के होते हैं, ठीक है। अब ये बॉडी में नेचुरली तरह के हार्मोन के होते हैं, बॉडी में नेचुरली हार्मोन होते हैं, उनको कहते हैं स्टीरॉयड। बॉडी में तब बनते हैं जब बॉडी में बहुत इमरजेंसी की कंडीशन होती है, ठीक है। ये तब बनते हैं स्टीरॉयड, ठीक है। अब स्टीरॉयड की नकल की गई लेबॉर्ट्री में, कुछ मेडिसिन बनाई गई स्टीरॉयड की नकल करके। जैसे कि अगर हम बात करें प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन क्या है, एक मेडिसिन जो कि स्टीरॉयड की शक्ल की बनाई गई, स्टीरॉयड को देख के बनाई गई है, ठीक है। अब इन मेडिसिन को हम तब यूज़ करते हैं हमारे पास जब पर्सन जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में, यानी कि उसको जलन हो रही है, सूजिश हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो इस वक्त दी जाती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये बॉडी में जाके क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, इम्यून सिस्टम को काम करने से रोक देती हैं। और क्या करती हैं, अब स्टीरॉयड को हमने दिया, स्टीरॉयड क्या करती हैं, यानी कि प्रेडनिसोलोन फॉर एग्जाम्पल दी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, तो ये बॉडी में सेल्स में जाएंगी, सेल में जाकर क्या करेंगी, साइटोकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोक देंगे। साइटोकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन, सूजिश पैदा करते हैं। तो इन दोनों को जब बनने से रोक दिया गया तो बॉडी में सूजिश जो इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही थी वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इस पूरे हमल को कहते हैं हम ट्रांसरिप्रेशन, ठीक है। यानी कि क्या होना कि स्टेरॉयड आया, स्टेरॉयड आके स्टेरॉयड ने क्या किया, सेल के अंदर जाके ग्लूकोकॉर्ड रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर जाके अटैच होता है, अटैच होने से क्या होता है, साइटोकाइनिन प्रोस्टाग्लैंडिन बनना रुक जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, सूजिश इन्फ्लेमेशन वगैरह खत्म हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने कि स्टेरॉयड जब आके अटैच होता है ग्लूकोकॉर्ड रिसेप्टर से, तो सिर्फ ये काम नहीं होगा कि सूजिश इन्फ्लेमेशन वगैरह खत्म हो जाएगी, बल्कि एक और काम भी होगा, ठीक है। बल्कि एक और काम वो क्या होगा कि शुगर बढ़ जाएगी, शुगर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों जो होते हैं, शुगर का बढ़ना और सूजिश इन्फ्लेमेशन वगैरह का कम होना, दोनों एक ही रिसेप्टर से बिलोंग करते हैं। और रिसेप्टर कौन सा है, ग्लूकोकॉर्ड रिसेप्टर। जब इसको ऑन कर दिया गया तो दोनों काम साथ होंगे, शुगर बढ़ेगी और सूजिश वगैरह कम होगी, ख़त्म होगी या कम होगी। स्टेरॉइड एक और काम भी करता है, शुगर किस तरीके से बढ़ा रहा है, लिवर में जाके स्टेरॉइड क्या करता है, दो अहम एंजाइम, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। वो दो अहम एंजाइम कौन से हैं, ठीक है। उन बेसिकली हम बोल सकते हैं उन एंजाइम की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, वो एंजाइम की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। कौन कौन से एंजाइम है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज और PEPC के, ठीक है। दो एंजाइम है, इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। इससे क्या होता है, जो अमाइनो एसिड थी और प्रोटीन होती है उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया जाता है शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कराया जा रहा है, ठीक है। स्टेरॉइड एक और काम ये भी करता है कि हमारे पास चाहे मसल सेल हो या चाहे फैट सेल हो, इनके बाहर हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं। ट्रांसपोर्टर को हम बोलते हैं GLUT4 ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि शुगर को अंदर लेके जाना सेल के अंदर। तो स्टेरॉइड क्या करते हैं, इन ट्रांसपोर्टर्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। जब इन ट्रांसपोर्टर्स को बंद करें तो खून में ग्लूकोज क्या हो रही है, हाई हो रही है, यानी कि शुगर हाई हो रही है। स्टेरॉइड क्या करती है, स्टेरॉइड बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेट में ले आती है। कैटाबॉलिक स्टेट मतलब क्या हुआ, कैटाबॉलिक स्टेट का मतलब ये हुआ कि उसको जहाँ जहाँ नज़र आ रही है कि स्टोर है हमारे पास शुगर, उसको वहाँ से निकाल रही है और खून में लेके जा रही है, ठीक है। या फिर उसको जहाँ जहाँ दिख रहा है हमारे पास स्टोरेज है और वो कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज में, तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके खून में फेंक रही है, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली बॉडी का कौन सा मोड एक्टिवेट करिए, फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट करिए, ठीक है। क्योंकि अब बॉडी को क्या लग रहा है कि अब कंडीशन इमरजेंसी वाली है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा ग्लूकोज का खून में होना लाजमी है, क्योंकि जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो मसल्स को नीड होती है ज़्यादा ग्लूकोज की, क्योंकि उनकी हर सेल की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। ये बॉडी है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, ठीक है। अब बॉडी में नेचुरली स्टेरॉइड तब रिलीज़ होते हैं जब हमारे पास कौन सी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन हो, ठीक है। तो उस वक्त रिलीज़ होते हैं। अब हमारे पास स्टेरॉइड जो है, जैसे हमने कहा कि कंडीशन कौन सी इमरजेंसी हो तो उसमें रिलीज़ होते हैं। लेकिन जब हम स्टेरॉइड इंजेक्ट कर रहे हैं, बॉडी में दे रहे हैं स्टेरॉइड, तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि सूजिश जो है, इन्फ्लेमेशन वगैरह वो कम हो, कि वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमारे पास स्टेरॉइड क्या करते हैं, सेल के अंदर जाके ग्लूकोकॉर्ड रिसेप्टर पर जाके बैठते हैं, उससे क्या होता है, साइटोकाइनिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन बनना रुक जाते हैं और सूजिश वगैरह ख़त्म हो जाती है, ठीक है। हमारा मकसद ये है। लेकिन स्टेरॉइड देने का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि दो काम एक साथ कर, जैसे हमने कहा दो काम एक साथ करती है। इस रिसेप्टर पर बैठने से, ग्लूकोकॉर्ड रिसेप्टर पर बैठने से दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो शुगर बढ़ी है, क्या हो रही है, खून में ग्लूकोज बढ़ी है, क्योंकि स्टेरॉइड क्या करते हैं, बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट जो मोड है तो उसको एक्टिवेट करते हैं। इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को ख़त्म सप्रेस करते हैं। यानी कि उस वक्त ये बॉडी को ये महसूस करवाते हैं कि अभी कंडीशन कौन सी इमरजेंसी कंडीशन है। तो हमारा मकसद इम्यून सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि यानी कि सूजिश वगैरह पे काम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि खून में ग्लूकोज हाई रहे, ताकि अगर डिमांड हो मसल्स को, ज़्यादा डिमांड हो मसल सेल्स को ग्लूकोज की, तो उसको पूरा किया जा सके। तो बेसिकली बॉडी को उस कंडीशन में ले जाते हैं, बॉडी को यानी कि खून में ग्लूकोज हाई रखते हैं, ताकि बॉडी इमरजेंसी कंडीशन के लिए बिल्कुल तैयार रहे, ठीक है। तो स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है, स्टेरॉइड का हम तो चाह रहे हैं कि सूजिश वगैरह कम हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि क्या करता है, ये खून में ग्लूकोज को बढ़ा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे हमने देखे।
इस पे काम किया जा रहा है कि जो स्टेरॉइड हैं वो सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करें, ठीक है, ख़त्म करें, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करें, वो शुगर को ना बढ़ाएं। लेकिन अब तक कोई ऐसी दवाई नहीं बन पाई है कि जो 100% ऐसा करती हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम एक और तरह की मेडिसिन जो कि क्या करती हैं, जो कि डायबिटीज़ कॉज कर सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हो गया डायूरेटिक को देख लें हम, या फिर अगर हम देखें बीटा ब्लॉकर्स को, ठीक है। हम डायूरेटिक और बीटा ब्लॉकर को हार्ट फेलियर के चैप्टर में कंप्लीट और इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम अब इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको समझाने के लिए सिर्फ मैं इनका नाम लूँगी, इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो डायूरेटिक और बीटा ब्लॉकर्स भी क्या करते हैं, डायबिटीज़ कॉज कर सकते हैं। किस तरीके से? ये जो डायूरेटिक और बीटा ब्लॉकर्स होते हैं क्या करते हैं, बॉडी से पोटेशियम को निकालते हैं, पोटेशियम को निकाल देते हैं, पोटेशियम आयन को निकालते हैं। लेकिन हमारे पास जो पेनक्रियास होते हैं, पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल में से इंसुलिन निकालने के लिए पोटेशियम आयन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जब पोटेशियम आयन ही बॉडी से निकाल रही है ये डायूरेटिक और बीटा ब्लॉकर, तो पोटेशियम आयन क्या है, बॉडी में कम है। जब पोटेशियम आयन कम है तो इंसुलिन का निकलना भी बीटा सेल से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी डायबिटीज़ कॉज हो सकती है। तो काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। डायबिटीज़ मेडिकेशन अलग अलग तरह से डायबिटीज़ को कॉज करवा सकती हैं। दोबारा एक हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं कि मेडिकेशन किस किस तरीके से कर सकती हैं डायबिटीज़ कॉज। कुछ मेडिसिन क्या करती हैं कि लीवर को मजबूर कर देंगी कि लीवर क्या करे, अपना अंदर जो स्टोरेज पड़ी हुई है चीज़ें उसको क्या कन्वर्ट करे, उसको कन्वर्ट करे ग्लूकोज में, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। कुछ मेडिकेशन हमारे पास क्या करती हैं, वो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करती हैं, यानी कि सेल के बाहर जो जगह इंसुलिन की होती है, जहाँ पर आके इंसुलिन ने अटैच होना होता है और एट द एंड ग्लूकोज हमारे पास जाती है सेल में, तो उस जगह पर आके खुद बैठ जाती है मेडिसिन, ठीक है। तो हमारे पास खून में ग्लूकोज आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी डायबिटीज़ कॉज कर सकती हैं। और कुछ मेडिसिन ऐसा करती हैं, जैसे कि बात की भी कि क्या कर देंगी, बीटा सेल को सुस्त कर देंगी कि बीटा सेल जो इंसुलिन निकाल रहा है वो कम कम निकाल रहा है, ठीक है। तो मेडिकेशन अलग अलग तरह से डायबिटीज़ को कॉज कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेडिकेशन बंद किया आपने, आपकी जो ये सूरत हाल थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आप सही हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे थे तो आप पहले से ही क्या थे, प्री डायबिटिक पेशेंट थे। प्री डायबिटिक मतलब क्या, यानी कि वो मरीज़ जो कि डायबिटीज़ से पहली वाली हालत में, यानी कि इसके खून में जो ग्लूकोज थी जितनी होनी चाहिए थोड़ी सी उससे ज़्यादा थी, ठीक है। थोड़ी सी तो ज़्यादा थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो डायबिटीज़ के उसमें अंडर आ जाए, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे, जब डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डायबिटीज़ मेलाइटिस को डिस्कस करें, तो हम इसको नहीं देखेंगे। लेकिन आपने याद रखना कि खून में एक फिक्स अमाउंट शुगर का होता है, ठीक है। तो उसका भी उतना ही था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हुआ था, थोड़ा सा 40 फॉर एग्जाम्पल 40 नहीं था उसका, 45 था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। तो ये प्री डायबिटिक है, लेकिन डायबिटीज़ भी नहीं था, क्योंकि डायबिटीज़ फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ होने के लिए 50 चाहिए, ठीक है। 50 नहीं थी, 45 थी, ठीक है। तो ये डायबिटीज़ में भी नहीं आ रहा, लेकिन ये जो हेल्दी वाले से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो प्री डायबिटिक को पेशेंट था, ठीक है, ऊपर से मेडिसिन इस्तेमाल करता, तो उसको खतरा होता है कि उसको डायबिटीज़ हो जाए, उसको डायबिटीज़ हो सकती है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन इस्तेमाल करता है मेडिकेशन, ठीक है, उसके मसाइल हो रहे थे, वो दवाइयाँ ख़त्म करेगा, उसका ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि लिखा हुआ है जेनेटिक डिफेक्ट्स। ज़्यादातर हम जेनेटिक डायबिटीज़ को MODY भी कहते हैं, MODY, ठीक है, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग एज, ठीक है। अब ये डायबिटीज़ जो है, टोटल डायबिटीज़ देखें, अगर जितने हमारे पास टोटल डायबिटीज़ की एग्जाम है टाइप 1 टाइप 2, ठीक है, गैस्ट्रेशनल वगैरह, उनका 1 से 2%, यानी कि ये डायबिटीज़ बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन इसका समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो इलाज होगा वो आम डायबिटीज़ से अलग होगा। अब जेनेटिक हमारे पास डिफेक्ट में भी काफ़ी टाइप्स हैं, हम उनमें से कुछ को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी किसी पर्सन में क्या होता है, हमारे पास जीन में मसला है, वो जीन जो कि इंसुलिन को बना रही है उसमें डिफेक्ट है। या फिर किसी पर्सन में क्या है, हमारे पास जो पेनक्रियास हैं, ये बीटा सेल है, ठीक है। बीटा सेल में कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, खून में शुगर को सेंस करते हैं। अगर खून में शुगर हाई होती है तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर से इंसुलिन को निकलवा के खून में भेजते हैं, ठीक है। तो इन जीन में मसला है, ठीक है। बीटा सेल में जो शुगर को सेंस करने वाले जीन उनमें डिफेक्ट है, ठीक है। या फिर किसी किसी पर्सन में क्या होता है, हमारे पास ये जीन है इंसुलिन को बना रहा है, ठीक है। लेकिन इस जीन की कोडिंग में मसला आ गया, ठीक है। इस जीन की जो कोडिंग थी उसमें डिफेक्ट आ गया। इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए था, अब ऐसा नहीं रहा, ऐसा है, ठीक है। इंसुलिन बन रहा है, अपने अपने मुताबिक इंसुलिन बना रहा है, लेकिन इंसुलिन नहीं है, क्योंकि ये इंसुलिन की शक्ल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बॉडी की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। तो काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं, हमने इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को देख लिया। आगे चलते आगे क्या लिखा है हमारे पास, आगे लिखा हुआ है कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ इज डिफाइंड एज कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस विद ऑनसेट और फर्स्ट रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या मतलब हुआ, देखें, हम गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस किया हमने डेप्थ में, ठीक है, ऊपर। अब फिलहाल यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ जो होता है, ठीक है, हम गैस्ट्रेशन लफ्ज़ तभी कहेंगे जब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, एक वुमेन है, ठीक है। अब इसको पहली बार जो डायबिटीज़ हुई है प्रेगनेंसी में हुई है, तो हम इसको कहेंगे गैस्ट्रेशन डायबिटीज़। लेकिन अगर इसको प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ थी तो हम इस ऐसी सूरत में इसको गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़, यानी कि पहले से डायबिटीज़ थी,
ठीक है। गैस्ट्रेशन लफ्ज़ तभी इस्तेमाल होगा जब पहली बार प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई हो। यहाँ लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वही मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट अगर कोई पर्सन ज़्यादा इस्तेमाल करेगा वुमेन, ठीक है, तो एट द एंड वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, ठीक है, तो वो बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पाएगी। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एडिक्वेट ग्लाइसेमिक कंट्रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज अनकंट्रोल्ड gestational डायबिटीज़ कैन लीड टू फीटल macrosomia, abnormally large body and shoulder dystocia, difficulty delivery as well as neonatal hypoglycemia। प्रेगनेंसी के दौरान जब मदर अपनी शुगर का ख्याल नहीं रख रही, ठीक है, उसकी शुगर हाई है खून में, तो इसके बहुत गहरे असरात होते हैं बेबी पर। होता है क्या, हमारे पास मदर के खून में शुगर हाई है, ठीक है, तो ये शुगर क्या हो जाएगी, ये शुगर प्लेसेंटा के थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ चली जाएगी, बेबी के खून में चली जाएगी। अब बेबी के खून में जब इतनी शुगर आएगी तो वो क्या करेगा, इंसुलिन, बेबी के जो पेनक्रियास होंगे उसके बीटा सेल क्या होंगे, ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे। ज़्यादा इंसुलिन बनाएंगे तो ये चीज़ बहुत गहरे असरात डालेगी इसकी सेहत पर, बच्चे की सेहत पर, ठीक है। होगा क्या, ये इंसुलिन जो बना रही ज़्यादा, ये इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करेगी। कैसे, ग्रोथ हार्मोन की तरह। इसकी बॉडी में जो प्रोटीन और फैट होंगे उनको स्टोर करना शुरू कर देगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, बच्चा जो होगा वो आम बच्चों के मुकाबले में, ठीक है, एक आम बच्चा जब डिलीवर होता है उसका साइज़ और इस बच्चे का साइज़ में बहुत बड़ा फ़र्क होगा, ठीक है। ये हेल्दी होगा, बड़ा बड़ा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे के, ठीक है। अच्छा, अब इसी को हम कहते हैं माक्रोसोमिया यानी कि बड़ा हो जाना, जितना बड़ा होना चाहिए था उतना नहीं, उससे बड़ा हो जाना। अब ये फैट और प्रोटीन की स्टोरेज दो तरह से होती है बेबी में, ठीक है। होता है क्या है हमारे पास, पहले हम फर्स्ट समझते हैं, ठीक है। होता है क्या हमारे पास कि नॉर्मली एक आम प्रेगनेंसी को अगर हम देखें तो नॉर्मली एक आम प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चा उतनी ही शुगर ले रहा होता है जितनी की उसके जो ऑर्गन है उनकी नीड है, ठीक है, जितनी की उसकी हड्डियों की नीड है, यानी कि जितनी बॉडी की नीड है उतनी ही शुगर ले रहा होता है। बस थोड़ी बहुत फैट स्टोर करता है ताकि वो जब डिलीवरी के बाद क्या कर सके, उससे अपनी एनर्जी हासिल कर सके, ठीक है। इतनी फैट स्टोर नहीं करता। अभी बहुत सारी इंसुलिन जो कि बेबी के खून में शामिल हो चुकी है, ठीक है, आ चुकी है। जिस्म को क्या करेगी, बेबी के जिस्म को एक सिग्नल देगी। सिग्नल क्या होगा कि जितनी भी एक्स्ट्रा हमारे पास शुगर आ रही है, जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ रही है, उसको क्या करो, उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दो, किसमें, फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर दो, ठीक है, और फैट को स्टोर कर दो। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा शुगर को कन्वर्ट किया जा रहा है फैट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइपोजेनेसिस। क्या कहते हैं, लाइपोजेनेसिस, ठीक है। अब ये सारी फैट इसने क्या कर ली, स्टोर कर ली, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास जो बेबी होता है उसके कंधे के रीजन और पेट के रीजन में क्या होती है, एक मखसूस अमाउंट में चर्बी होती है, ठीक है, जब पैदा होता है एक मखसूस अमाउंट में फैट होती है। लेकिन अब क्या होगा, हमारे पास जब फैट ज़्यादा स्टोरेज हो रही है तो ये जो रीजन हो गया, कंधे वाले रीजन हो गया, पेट वाले रीजन हो गया, यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा चर्बी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा चर्बी स्टोर हो जाएगी। तो इसलिए जब बेबी डिलीवर होगा तो वो लंबा होगा, चौड़ा होगा और बल्कि होगा, यानी कि भारी होगा, ठीक है। आम बच्चों के मुकाबले में क्या होगा, भारी होगा, ठीक है। अच्छा, अब इंसुलिन एक और काम भी करता है कि वो इंसुलिन क्या करता है, मसल में जो हमारे पास प्रोटीन जमा हो रही होती है, ठीक है, उसके अमल को भी क्या करता है, फास्ट करता है। अब मसल्स में प्रोटीन ज़्यादा जमा हो रही है, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हमारे पास मसल जो होते हैं वो मसल, आम बच्चों के जो मसल्स होते हैं अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो इस बच्चे के मसल क्या होंगे, ज़्यादा चौड़े होंगे, ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है। अब अगर इसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो अगर इसका सर बाहर निकल भी गया लेकिन इसके जो कंधे होंगे वो चौड़े हैं, ठीक है, और इसका हमारे पास सीना भी चौड़ा है तो निकलने में मुश्किल होगी। तो हो सकता है ये पेल्विक बोन में फंस जाए, ठीक है, मदर के पेल्विक बोन में बच्चा क्या हो जाए, फंस जाए। तो ऐसे हालत में सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, सेंसिटिव कंडीशन होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में क्या की जाए, शुगर को मेंटेन रखा जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है एज वेल एज न्यूनाटल हाइपोग्लाइसीमिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास डिलीवरी हो गई, ठीक है, लेकिन अब भी जो बच्चे के पैंक्रियाज के बीटा सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ही इंसुलिन बना रहे हैं, क्योंकि कुछ वक्त लगता है एडजस्ट होने में, ठीक है, तकरीबन कुछ घंटे या कुछ दिन लग सकते हैं बेबी को एडजस्ट होने में अब नए माहौल के मुताबिक, ठीक है। अब हमारे पास जो इस वक्त यानी कि डिलीवर हुआ तो उसकी शुगर जो होती है एक काफ़ी हद तक लो होती है, क्योंकि उसके जो इंसुलिन बीटा सेल हैं वो ज़्यादा इंसुलिन मेक कर रहे हैं और इंसुलिन वही काम कर रहा है कि क्या कर रहा है, सेल्स की गेट खोल रहा है और सेल्स के अंदर शुगर जा रही है हमारे पास, और बाकी शुगर को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है फैट में, ठीक है, फैट में बदल रहा है, और वही सब कुछ जो काम कर रहा था प्रेगनेंसी में वही सारे काम अभी भी हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ऐसे वक्त में क्या होता है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे की जो शुगर होती है वो ट्रांसिएंट यानी कि कुछ वक्त के लिए, कुछ दिन या कुछ घंटों के लिए क्या होती है, न्यूनेटल बच्चे यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर जो होती है बहुत ही लो होती है, बहुत ही लो शुगर होती है, ठीक है। अब ये कंडीशन जो होती है ये कुछ घंटों के बाद या कुछ दिन के बाद बॉडी खुद को एडजस्ट कर लेती है और सही हो जाती है। जैसे आम बच्चे की शुगर थी अब इस बच्चे की भी शुगर वैसी हो जाएगी।
क्योंकि मसला ये भी है कि अब जब बच्चे की खुद की बॉडी बना रही है शुगर, तो वो आम जो बॉडी होती है एडल्ट, उसके मुकाबले में बहुत ही कम बना रही है, क्योंकि बच्चे की अपनी नीड बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसकी शुगर जो बनती है वो बहुत ही कम होती है, और उस शुगर को भी ये ज़्यादा इंसुलिन जो बन रही है वो क्या कर रही है, सेल्स में भेजी जा रही है, कुछ कुछ स्टोर की जा रही है, तो ये खतरा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अगर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो बहुत सारी कंडीशन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं कि आईवी के थ्रू क्या करते हैं, डेक्सट्रोस, यानी कि डेक्सट्रोस क्या होती है, हम जानते हैं कि शुगर है, वो क्या देते हैं बच्चों को आईवी डेक्सट्रोस देते हैं, ताकि क्या हो जाए, बच्चे की शुगर थोड़ी बहुत कंट्रोल हो जाए, थोड़ी बहुत सही हो जाए, ठीक है, हाइपो में ना चले जाए एक्सट्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस है, डाइट, एक्सरसाइज और इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन आर इफेक्टिव इन दिस कंडीशन. Glyburide and metformin may be reasonably safe alternative to insulin therapy for gestational diabetes. However, larger randomized studies are needed to fully assess neonatal outcomes and optimal dosing regimes. यहाँ पर कुछ तरीके लिखे हुए हैं कि किस तरीके से प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि अपनी खुराक को सही रखें, डाइट। दूसरा क्या लिखा हुआ, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होता है, देखें एक्सरसाइज में क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के सेल्स को क्या चाहिए होती है, इंसुलिन चाहिए होती है, ताकि इंसुलिन क्या करे, उनके जो गेट हैं उनको खोले, ताकि खून में जो शुगर है वो सेल के अंदर चली जाए, ठीक है, नॉर्मली ये होता है। लेकिन हमारे पास एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, हमारे मसल्स को नीड होती है एनर्जी की। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, उनको ग्लूकोज से, जो खून में ग्लूकोज घूम रही है उससे वो एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन अपने मसल्स, ये फॉर एग्जाम्पल मसल सेल है, ठीक है, कौन सा सेल है, मसल सेल, ठीक है। अब इस मसल सेल को जो एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज से मिलेगी, लेकिन अब इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इंसुलिन आए और इंसुलिन गेट खोले ताकि शुगर न जाए, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इंसुलिन की नीड नहीं होती। आप एक्सरसाइज करें, आपके मसल्स को नीड है ग्लूकोज की, तो वो ग्लूकोज को खुद ही अपटेक कर लेगा, नॉट नीड ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कोई नीड नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक, यानी कि इंसुलिन के बगैर इंसुलिन के बगैर क्या किया गया, ग्लूकोज को अपने अंदर ले लिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, खून में शुगर काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है कि एक्सरसाइज करें, ठीक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है डायबिटीज़ में, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड और इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हमारे पास खून में ग्लूकोज है तो क्या करें, इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास तरीका जो होता है ये किसी किसी लोगों को प्रेफर नहीं होता, ठीक है। तो एक और अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है कि यहाँ पर दो मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं, ग्लाइबोराइड एंड मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो मेडिसिन है ये क्या करती है, ये हमारे पास जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा कि सेल्स के लॉक रिसेप्टर्स होते हैं, लॉक होते हैं, उनको कौन खोलता है, इंसुलिन खोलता है। फिर हमारे पास जब लॉक खुल जाता है तो हमारे पास ये गेट खुल गया, तो हमारे पास खून में शुगर होती है वो सेल्स के अंदर आ जाती है। तो मेटफॉर्मिन क्या करते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, यानी कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो सेल्स के गेट होते हैं उनको खोलने में काफ़ी हद तक कामयाब होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कभी कभी बॉडी में इंसुलिन है लेकिन हमारे पास वो सेल्स के लॉक को नहीं खोल पा रही, दैट्स वाई खून में ग्लूकोज घूम रही है। तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, सेंसिटिविटी को बढ़ाता है इंसुलिन की, यानी कि इंसुलिन गेट को सही तरीके से खोल पाती है, अच्छे से खोल पाती है, ज़्यादा खोल पाती है, ठीक है। एंड एक और हमारे पास मेडिसिन का नाम लिखा था ग्लाइबोराइड। ग्लाइबोराइड कौन सी मेडिसिन, ये मेडिसिन ऐसी है जो कि पैनक्रियाज के बीटा सेल को मजबूर करती है कि वो ज़्यादा इंसुलिन मेक करें, ठीक है, ज़्यादा इंसुलिन मेक करके कहाँ भेजें, खून में भेजें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट है हमारे इस लेक्चर का। क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास लार्जर रैंडमाइज स्टडीज़, यानी कि इस पर भी बहुत रिसर्च की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ में जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होती है उसमें एक दवाई की कितनी मिकदार देनी चाहिए, जो कि ऑप्टिमल मतलब कितनी मिकदार, जो सही मिकदार हो और वो दें, और मदर की शुगर को वो कंट्रोल कर ले, लेकिन बेबी पर कोई बुरे असरात ना पड़े, ठीक है, उसके कोई भी बुरे असरात ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो हम बोल सकते हैं, जितनी भी प्रेगनेंसी में दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में उनमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो होता है अब भी समझाता है इंसुलिन को, क्योंकि इंसुलिन पर जो होती है बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा चुकी है, और ये बात कंफर्म है कि इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन मदर के खून में शुगर को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के खून में शामिल नहीं होती, यानी कि प्रेगनेंसी में बेबी सेफ़ होता है अगर इंसुलिन को इंजेक्ट करें, ठीक है। लेकिन जो बाकी दवाइयाँ हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह हो गया, ठीक है, इन पर अभी और ज़रूरत है कि इन पर रिसर्च की जाए, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ऑप्शन हमेशा इंसुलिन ही रहती है, ठीक है।